तो देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन को अगर हम ऐड करें किसी न्यूट्रल एलिमेंट में तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। और इसको मेजर करने के लिए हमारे पास में कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, तो दैट इज वाई हमने कल ये भी बात की थी कि जो बॉन्ड हार्बर साइकिल होता है उस बॉन्ड हार्बर साइकिल से हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिटरमाइन करते हैं। और बहुत ज्यादा एलिमेंट्स का हमको जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उनके बारे में नहीं पता है। जितना भी हम बॉन्ड हार्बर साइकिल से पता कर पाए तो जिन भी एलिमेंट्स का हमने ये पता किया है उस हिसाब से हमारे पास में ये एक टेबल है। और यहाँ पर हमने बात की कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं। अब जो हम बात करेंगे वो ये है कि जो हमारे पास में पीरियड्स हैं या हमारे पास में ग्रुप्स हैं, उन पीरियड्स और ग्रुप्स में पीरियडिक टेबल में अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को देखें तो उनका वेरिएशन ट्रेंड क्या है। तो जैसा इन फैक्टर्स, ये जो फैक्टर्स हमने देखे हैं इसके बेस पर अगर हम देखें तो देखो, अगर हम पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है। जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता है। तो इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जनरली अगर हम देखें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होती है, ठीक है ना, क्योंकि साइज जो है वो डोमिनेंट होता है। और डोमिनेंट साइज होने की वजह से जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज एक पीरियड में डिक्रीज होता है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। तो दैट इज वाई जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसके बीच वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और अगर अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो इस न्यूक्लियस के क्या कहते हैं इफेक्ट में आना चाहता है या इस रीजन में आना चाहता है उसके लिए इजी हो जाता है और वो वहां पर ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। तो जो ट्रेंड है पीरियडिक टेबल में उसमें पीरियड में अगर हम देखें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है ना। तो आप यहां पर बता सकते हो कि, और वैसे भी आप देखो ट्रेंड को अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आप देखोगे 27 है, यहाँ पर कार्बन के लिए हम देखेंगे तो 122 है। देन नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन का जीरो क्यों है, जीरो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हाफ फिल्ड जो कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ये हमें यहाँ पर नाइट्रोजन में मिलता है देखने को, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, वो आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो जीरो या ऑलमोस्ट जीरो हमें मिलती है। तो यहाँ ये जीरो से थोड़ा बहुत ज्यादा यहाँ पे मिलती है। इसी तरह से ये जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पर भी आप देखते हो कि हीलियम, नियॉन और ये जो नोबल गैसेस हैं यहाँ पर भी जीरो के आसपास ही इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है। तो ये तो बात रही वेरिएशन जब हम पीरियड्स में देखते हैं। लेकिन पीरियड में कुछ आपको एक्सेप्शंस भी दिखाई देते हैं। जैसे एक्सेप्शन आपको दिखाई दे रहा है कि जो हमारे पास में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये अगर हम बढ़ते हुए एक ट्रेंड में कहते हैं कि साहब पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है तो हमेशा बढ़नी ही चाहिए थी। इसको यहाँ बीच में जीरो नहीं होना चाहिए था और लास्ट में जाकर के जीरो नहीं होना चाहिए था। जैसे कि फ्लोरीन में 328 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, -328, बट नियॉन पर ये और ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि फुलफिल्ड ऑर्बिटल है तो वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो हो जाती है। तो एक एक्सेप्शन तो ये होता है कि हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड ऑर्बिटल अगर कहीं पर प्रेजेंट होते हैं तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से इनका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू अनएक्सपेक्टेडली क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है या जीरो के आसपास हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम ग्रुप्स में बात करें कि ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड क्या कहता है। तो देखो, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो दो चीजें होती हैं। पहली चीज तो यह है कि एटॉमिक साइज बढ़ता है, दूसरा यह है कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो मींस न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जो एटॉमिक साइज है वो ज्यादा डोमिनेंट होता है। एटॉमिक साइज ज्यादा डोमिनेंट होने की वजह से जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो साइज बड़ा होगा तो जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के प्रति वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसकी डिस्टेंस
न्यूक्लियस से दूर होगी, और दूर होगी तो उनका अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो वो आसानी से वहां पर ऐड नहीं हो पाएगा, और ऐड नहीं हो पाएगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, कम होगी। इसीलिए वहां आप बता सकते हो कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हो किसी भी ग्रुप में, तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है ना। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो कि हाइड्रोजन में -73 है, लिथियम में -60 है, सोडियम जो है उसमें -53 है, देन 48 है, 47, तो लगातार एक डिक्रीजिंग ट्रेंड हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और कभी कभी क्योंकि एक्सेप्शंस जो हैं वो हम केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, और वहां पर एक्सेप्शंस जो हैं वो बहुत मेन होते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा एक्सेप्शंस आपको कई कई जगह पे देखने को मिलेंगे। अब जब से एक्सेप्शन की बात करें तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन तो ये मिलता है कि जो सेकंड पीरियड के जो मेंबर्स होते हैं, सेकंड पीरियड के मेंबर जिसमें आप ये जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये जो आप देखोगे तो इनका जब हम, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ जब हम आते हैं, जब हम किसी ग्रुप में, और ओके, जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो अगर हम यहां पर देखो कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू, और अगर हम इस फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन की जो वैल्यू है इनसे अगर आप कंपेयर करो तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर 0 के आसपास है, और यहाँ पर -70, और यहाँ पर 141 है, यहाँ पर 200 है, यहाँ पर 328 है, और यहाँ पर 348 है। तो ये इंक्रीज हो रहा है। तो ये इंक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोराइड को जब हम देखते हैं तो ये सेकेंड जो पीरियड है इसका जो साइज होता है ये मच स्मॉलर होता है ना। काफी ज्यादा स्मॉलर होने की वजह से यहां पर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है या जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो ज्यादा कंसिडरेबल होता है। और जब हम एक इलेक्ट्रॉन को यहां पर ऐड करते हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज्यादा कंसिडरेबल है या ज्यादा होता है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं हो पाता जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज। तो दैट इज वाई अगर आप सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में जब मूव करके जाते हो तो होना चाहिए था कि फास्फोरस, क्लोरीन और सल्फर का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए थी, लेकिन वो ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो सेकंड पीरियड के मेंबर्स हैं इनका साइज छोटा होता है। इसके बाद जब आप जाते हो तो आपको ये ट्रेंड डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा, है ना। कुछ में आपको डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा, जैसे 200 से 195 हो जाएगा, फिर 195 से 190 हो जाएगा। यहां पर भी आप देखोगे तो 349 से 325 हो जाएगा, फिर 325 से 295 हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ एक्सेप्शंस भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं जब हम इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को किसी एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ लेकर के जाते हैं। अब इसी तरह से अगर हम इनके जो एप्लीकेशंस हैं उनकी बात करें कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पता है तो आप किन किन केमिकल बिहेवियर्स को एक्सप्लेन कर सकते हो इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बेस पर। तो देखो, पहली चीज तो ये है कि अगर आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की ज्यादा वैल्यू से मतलब ये होता है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो मैंने आपको बताया कि साइज जो है वो डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होता है तो अट्रैक्शन बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वो आसानी से उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है और ज्यादा एनर्जी रिलीज कर सकता है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो रही है, और इसी तरह से आप यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर किसी एलिमेंट की आपको मिलती है तो आप एक ही बात ये कह सकते हो कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी ज्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ऐड होना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, मतलब ज्यादा अट्रैक्शन न्यूक्लियस का उस इलेक्ट्रॉन के प्रति, और लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी वही होती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी द टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर टेंडेंसी लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ रही है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ रही है। तो हायर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी indicates that the electronegativity of that particular element is higher, ठीक है ना। और वो ज्यादा क्वांटिटी में क्या बनाएंगे, एनायंस बनाएंगे, और एनायंस बनेंगे तो वो आयनिक कंपाउंड्स में इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह से एक और
यहाँ पर आप कह सकते हो कि देखो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड आसानी से हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली जब हम राइट साइड में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से यहाँ पर न्यूक्लियस के साथ में या इस एलिमेंट में ऐड हो जाता है। और आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा मतलब कि इसने किसी न किसी का एक इलेक्ट्रॉन निकलवाया होगा। तो इट मींस ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। ऑक्सीडाइजेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का निकलना। अगर ये न्यूक्लियस है और इसमें यहां पर इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर हम यहां से निकाल दें तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो मान लीजिए कि यहां पर एक दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट है और वो क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को जो ये निकल रहा है इसको एक्सेप्ट कर रहा है ना। यहां पर इसने एक्सेप्ट कर लिया और बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर रहा है, मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो हायर है। तो हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ये इंडिकेट करती है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब इसने इसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला होगा या अच्छे से निकलवाया होगा। तो दैट इज वाई ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी आपको ये बताती है कि कंपाउंड का जो नेचर है वो कैसा होगा। तो हमने वहां पे बात की थी जब हमने आयनाइजेशन पोटेंशियल देखा था कि आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू अगर ज्यादा होती है तो वो ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर रखता है, और ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर रखेगा तो ऊपर से नीचे जब हम आते हैं किसी ग्रुप में तो वहां पर आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो वहां पर भी आप बता सकते हो कि कैटायन जो है वो जब बड़ा होता है तो आयनिक नेचर का होता है, कैटायन जब छोटा होता है तो वो कोवेलेंट नेचर का बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू आपको ये इंडिकेट करती है कि जो बॉन्ड का नेचर है दो एलिमेंट्स के बीच में वो किस तरह का होगा, वो आयनिक होगा या वो कोवेलेंट होगा। तो आप इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से भी उसको बता सकते हो। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम बात करेंगे वो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। और देखो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन, जो भी यहाँ पर हमारे पास में न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ये शेल्स हैं, तो इन शेल्स में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको न्यूक्लियस अपनी तरफ किस पावर के साथ में, किस एक टेंडेंसी के साथ में अपनी तरफ पुल करता है, उसको हम उस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको आप इस तरह से समझो कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास में हाइड्रोजन है H2, तो यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ये जो एटम है जिसको हम HA नाम दे देते हैं और ये जो दूसरा है इसको हम HB नाम दे देते हैं, तो जितना ये जो A वाला जो एटम है हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उतना ही ये जो बी हाइड्रोजन एटम है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब दोनों को इलेक्ट्रॉन की जो पुल करने की जो टेंडेंसी है वो क्या है, सेम है। और सेम होने की वजह से यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तो सेम, और यहां पर एक तरफ इलेक्ट्रॉन पोलराइज नहीं हो पाएगा। इसी वजह से इस तरह के कंपाउंड्स को आप क्या बोलते हो, नॉन पोलर कंपाउंड्स बोलते हो। लेकिन बहुत से कंपाउंड्स ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच, अब देखो इसको भी आप बोलते हो कि साहब ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट है, और यहां पर ये वाला जो बॉन्ड है जो हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच में बना है ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है। दोनों ही कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, लेकिन दोनों का नेचर देखो डिफरेंट है। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है, दोनों सेम कैपेसिटी से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहे हैं, हाइड्रोजन ए भी और हाइड्रोजन बी भी। लेकिन यहां पर आप देखोगे तो ये जो हाइड्रोजन जितना पुल कर रहा है और क्लोरीन जितना पुल कर रहा है इनमें डिफरेंस है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो दैट इज वाई ये वाला जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, वो होगा पोलर कोवेलेंट, और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, है ना। लेकिन यहां से हमें एक चीज समझ में आती है कि हर एटम की या हर एलिमेंट के एटम की इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी डिफरेंट डिफरेंट होती है। और इसी टेंडेंसी को जो वो इलेक्ट्रॉन को जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये जो हमने देखा कि हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में ये जो शेयरिंग हुई है ये दो इलेक्ट्रॉन्स की, या हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कितना ज्यादा कर सकता है इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को, उस टेंडेंसी को ही हम क्या बोलते हैं,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे। और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, या हम ये देखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम की किस चीज पर डिपेंड करती है, तो दो चीजों पर डिपेंड करती है। या तो वो डिपेंड करती है एक तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर, और दूसरा डिपेंड करती है वो जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है उस पर। तो देखो, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कब ज्यादा होती है? जैसे कि अभी हमने इससे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा था, और हमने कहा था कि जैसे जैसे साइज बढ़ता है, जब हम लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, और न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के साथ में जो अट्रैक्शन है वो बढ़ता है। और अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ पुल करने का जो टेंडेंसी है वो बढ़ेगा। इट मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ने पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। दूसरा, अगर हम यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें, तो इसकी वैल्यू भी जब बढ़ती है, ये वैल्यू कब बढ़ेगी? लेफ्ट टू राइट जाओ तो साइज छोटा होता जाएगा, साइज छोटा होता जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ में जो अट्रैक्शन है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, और ज्यादा मजबूत होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। तो यहां पर जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या होती है? ज्यादा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है? ज्यादा है। तो आप यहां कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी के जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है? ज्यादा होती है। कब? जिन भी केसेस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पे, है ना। रीजन आपको पता चली गया कि रीजन क्या है कि क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है उसके साथ में या उसके साथ डिपेंड करती है। तो आप यहां पर वेरिएशन अगर आप देखो तो आप देखोगे कि लेफ्ट टू राइट जब आप जा रहे हो तो लगातार ये बढ़ रही है ना। तो हमारा वो जो ट्रेंड है, वो जो हमने वहां पर बात की थी कि साइज घटता है तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर अगर हम वेरिएशन की बात करें तो किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। और ये हमको इस फिगर से समझ में भी आ रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। यहां पर अभी आप देखोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है लगातार इंक्रीज हो रही है ना। कहीं कहीं छोटा मोटा कुछ चेंज आता है तो वो एक्सेप्शनली कुछ ना कुछ वहां पर उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू में आपको क्या दिखाई देगा? वो एक एबनॉर्मल ट्रेंड दिखाई देता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जो ट्रेंड है वो यही है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। अच्छा, ऊपर से नीचे जब हम आएंगे किसी ग्रुप में, तो आप यहाँ ग्रुप में देखो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो थोड़ी थोड़ी वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज होती जा रही है ना। यहाँ पर भी आप देखोगे कि थोड़ी थोड़ी वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज होती है। और यहाँ पर भी जो ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी देखोगे कि लगातार जो वैल्यू है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पर ये जो है, जो गैलियम है ना, जर्मेनियम, आर्सेनिक है ना, इनको अगर आप देखते हो तो ये सेलेनियम, ब्रोमियम, क्रिप्टन, इनमें आप देखो तो ये वैल्यू जो है थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा होती है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डी, ये जो क्या कहते हैं इसको, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पर होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ जो एलिमेंट आपका जब मतलब ऐड होगा, जैसे गैलियम ऐड हो रहा है, यहाँ इंडियम ऐड हो रहा है ना, तो इससे ये जो वैल्यू है वो फिर किसी दूसरे सबशेल से शुरू होता है, जिस वजह से वो ट्रेंड जो है वो आपको थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो आप फैक्टर्स देखो कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर अगर आप यहाँ पे बात करो तो साइज का है, कि साइज जो है एटम का, साइज ऑफ एटम, ये बहुत इफेक्ट करता है। कि छोटा साइज होगा तो ज्यादा न्यूक्लियस किसी भी बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है उसको पुल करेगा,
है ना, क्योंकि उससे जो डिस्टेंस होगी न्यूक्लियस से और न्यूक्लियस की उस इलेक्ट्रॉन से वो क्या होगी, कम होगी। तो कम होगी तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को पुल कर सकता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसी वजह से हम देखते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा होता जाता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो साइज मैटर करता है। एक दूसरा जो फैक्टर है वो है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जिसको आप इस जेड इफेक्टिव से बोलते हो, तो ये जो चार्ज है ये भी लगातार लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये इंक्रीज होता है, इस वजह से आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है। इस तरह से एक होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, मान लीजिए कि एक आपके पास में हो Fe2+ और एक हो आपके पास में Fe3+। तो यहाँ पर इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किसका ज्यादा है, यहाँ पर Fe3+ जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, Fe2+ का ऑक्सीडेशन स्टेट कम है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से या ज्यादा इफेक्टिवली पुल किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका साइज छोटा हो जाता है। और जब आप देखते भी हो आयनाइजेशन एनर्जी में कि Fe2+ जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी Fe3+ से क्या होती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि इसका साइज छोटा होता है। साइज छोटा होता है तो यहाँ पर इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और उससे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे 26 प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पे भी 26 प्रोटॉन्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालने पे यहाँ पे 24 इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है और यहाँ पे 23 इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है ना। तो 23 इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अच्छे से पुल किया जा सकता है। तो इस वजह से आप यहाँ कह सकते हो कि Fe3+ जो है, मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी एक फैक्टर है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करेगा। इसी तरह से एक और फैक्टर है जो अफेक्ट करता है, जिसको एक तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट। एक फैक्टर और है कि हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करता है। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे करेगा, देखो हमारे पास में मान लीजिए कि sp हाइब्रिडाइजेशन है या sp2 हाइब्रिडाइजेशन है या sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ पे जो s, मैंने आपको एक बार पढ़ाया था कि s करेक्टर जो है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन पर जो पुल लगता है वो ज्यादा लगता है। p जो है उससे दूर होता है, d उससे भी दूर होता है और f सबसे दूर होता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पुल s पर लगता है, उसके बाद में p पे लगता है। तो अगर हम इस हाइब्रिडाइजेशन में बात करें जिसमें सिर्फ s और p ऑर्बिटल्स काम आए, तो यहाँ पर 50-50% जो है वो नेचर है s का और p का, क्योंकि दो ही ऑर्बिटल्स यहाँ काम आए हुए हैं। तो 100% में से 50% s का, 50% p का। sp2 में अगर हम देखें तो s का जो परसेंटेज है वो क्या है, वो है 33%, है ना। और p का जो परसेंट है वो कितना है, वो अप्रोक्स 66% है। यहाँ sp3 में देखें तो 25% s का है और 75% p का है। तो आप देखो कि sp जो हाइब्रिडाइजेशन है इसमें s करेक्टर ज्यादा है, sp2 में s करेक्टर उससे कम है और sp3 में s करेक्टर सबसे कम। तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन भी क्या करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन जहां पर होगा वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, sp2 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और sp3 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी। तो कोई भी एग्जांपल आप देखोगे जहां पर सबसे पहले आप देखोगे कि वो जो सेंट्रल एटम है उस सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू के बेस पर आप दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स को जहां पर हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस है वहां आप बता सकते हो कि कौन सा एटम, मतलब जो सेंट्रल एटम है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा शो कर रहा है। इसी तरह से वो किस तरह के एलिमेंट के साथ में जुड़ा है ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होती रहती है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में एक कोई भी एग्जांपल यहां पर लो, जैसे कि मान लीजिए कि आपने ले लिया HF, ठीक है ना, और दूसरा आपने ले लिया हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ में। तो देखो यहां पर फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, इस वजह से इनकी अलग एक वो होगी, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, है ना। लेकिन अगर मैं इसी को क्या बना दूं, इसी को मैं बना दूं कि साहब ये जो ClF, तो यहां
ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन दोनों को कंपेयर करो तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की क्या आएगी, कम आएगी, और यहां पर फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो डिफरेंस ज्यादा है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। इसको ऐसे समझो कि एक एक छोटा सा बच्चा है और यहां पर कोई एक बहुत बड़ा पहलवान जो है वो उसके साथ में लड़ रहा है या उसको पुल कर रहा है, तो आसानी से कर लेगा। और यहां पर क्या है, ये भी एक रेसलर है फ्लोरीन, और यहां पर फ्लोरीन भी एक रेसलर है। अब हमें यह पता है कि फ्लोरीन जो है वो इस क्लोरीन से ज्यादा इफेक्टिव है ना? तो यहां उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये शो नहीं करेगा, उतना इसका इफेक्ट शो नहीं होगा जितना यहां पर हाइड्रोजन के साथ होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, वो जिस भी एलिमेंट के साथ में होती है उसके हिसाब से वहां पर हमें उसकी जो वैल्यू है वो मिलती है। हालांकि वो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी कई कई जगह पे वो डिफरेंस काफी ज्यादा भी हमें देखने को मिलता है, बट ये वैल्यू चेंज होती है। तो हम यहाँ पर एक फैक्टर ये भी कह सकते हैं कि किस एलिमेंट के साथ में जो इसका जो दूसरा एलिमेंट है जिसके साथ में ये अटैच्ड है उसका नेचर कैसा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इस किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बताने का। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कुछ हमारे पास में क्या कहते हैं मेथड्स हैं, जिन मेथड्स के थ्रू हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं या डिटरमाइन कर सकते हैं। तो 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने समय में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसको निकालने के लिए कुछ स्केल दिए, है ना? तो एक स्केल सबसे पहला जो हमें मिला वो मिला पाउलिंग। ठीक है ना? तो पाउलिंग ने क्या किया, बॉन्ड एनर्जी निकाली, और बॉन्ड एनर्जी के बेस पर उन्होंने एक स्केल दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटरमाइन करने का 1932 में। तो पाउलिंग्स बॉन्ड एनर्जी स्केल उसको हम बोलते हैं। तो इन्होंने क्या कहा एक्चुअली, तो इन्होंने कहा कि पाउलिंग स्केल में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस्ड होती है किस पर, बॉन्ड एनर्जी, कि जो भी कंपाउंड हम ले रहे हैं वो किसके साथ में जुड़ा हुआ है और किस तरह से जुड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि उन्होंने कहा कि साहब ए और बी जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना? तो अब ये नेचर क्या हो सकता है, ये नेचर इस तरह का हो सकता है इसका कि ए के पास में पॉजिटिव चार्ज हो और बी के पास में नेगेटिव चार्ज हो, या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो ए है उसके पास में नेगेटिव चार्ज हो और बी के पास में पॉजिटिव चार्ज हो। ये इसकी कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो अगर हम यहाँ पर 100% प्योर कोवेलेंट बॉन्ड इसको माने तो इसका मतलब ये है कि दोनों ही एटम्स क्या है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो पाउलिंग ने सजेस्ट किया कि अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू निकालें इस ए और बी में, तो इसकी वैल्यू होती है कि हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ ए और बॉन्ड एनर्जीज ऑफ बी बी। मतलब ऐसे भी तो कंपाउंड हो सकता है ना, ए और बी बी। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास में हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये क्लोरीन क्लोरीन, और हम निकाल किसका रहे हैं, हम निकाल रहे हैं HCl का, है ना? तो ये ए हो गया और Cl जो है वो बी हो गया। तो इस हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी क्या है और इस क्लोरीन क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी क्या है, दोनों की बॉन्ड एनर्जीज को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे और उसका मीन वैल्यू निकाल देंगे, है ना? तो वो वैल्यू आ जाएगी कि जो HCl है उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है। तो इसी वजह से, क्योंकि ये बॉन्ड एनर्जीज पे बेस्ड था, ये जो बॉन्ड एनर्जी है जैसे ये A और यहाँ पे ये जो बी मॉलिक्यूल है इसकी बॉन्ड एनर्जी, तो ये बॉन्ड एनर्जीज पर बेस्ड था, इस वजह से अपना उन्होंने ये एक स्केल दिया। लेकिन इस स्केल में उन्होंने एक चीज और भी कही कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि ये जो वैल्यू है ये इसकी मीन वैल्यू होगी, जो हमने जैसे इस वैल्यू को कर दिया कि सब ए जो कंपाउंड है उसकी बॉन्ड एनर्जी कितना है और दूसरा कंपाउंड हमारा बीबी है उसकी बॉन्ड एनर्जी कितना है और उसका हाफ निकाल दिया, मतलब उसकी मीन वैल्यू निकाल दी। हमेशा ऐसा नहीं होता।
तो एक दूसरा इन्होंने इक्वेशन दिया, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में डिफरेंट अंतर हो सकता है, ठीक है ना। ये दोनों जो ए और बी जो हमारे पास में अलग अलग एलिमेंट्स हैं, जिसको हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन और क्लोरीन क्लोरीन के एग्जांपल से समझ रहे हैं, और मान लीजिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो अगर इस ए की और इस एक्स बी की ऐसा है कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि एक दूसरा इक्वेशन यहाँ पर एक इन्होंने दिया, जिसमें ये जो वैल्यू थी उसकी, वो उन्होंने कहा कि ये वैल्यू होती है 0.208 AB। अब ये जो डेल्टा AB है, ये डेल्टा AB क्या है? डेल्टा AB है AB के रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ AB मॉलिक्यूल। ये जो AB मॉलिक्यूल है हमारे पास में HCl है ना, या फिर ये AB मॉलिक्यूल, इसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या है? अब रेजोनेंस एनर्जी का क्या मतलब हुआ? रेजोनेंस एनर्जी का मतलब हुआ या तो इसकी कंडीशन इस तरह की हो सकती है और या इसकी कंडीशन इस तरह की हो सकती है ना। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में है ना, तो हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या होता है? एक एनर्जी होगी, और जो सबसे कम एनर्जी होती है इन सभी के बीच की एक एनर्जी निकलती है, उसको हम रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं, है ना। तो वो रेजोनेंस एनर्जी को हम इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो वैल्यू हमारे पास में मिलेगी वो क्या मिल जाएगी? वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ठीक है। तो इस स्केल को इन्होंने दिया। इसी तरह से एक दूसरा स्केल हमारे पास में आया जो मुलिकन्स का स्केल था, उसको हम बोलते हैं मुलिकन्स स्केल, और ये इन्होंने दिया 1934 में। तो पाउलिंग ने 1932 में अपना एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए स्केल दिया, और यहां पर 1934 में, और इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी, और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो इन दोनों वैल्यूज का हाफ या मीन वैल्यू, वो जो भी आएगी वो उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। अब उसकी कुछ ना उस एलिमेंट को अगर हम देखें तो उसकी कुछ ना कुछ आयनाइजेशन एनर्जी होगी और कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होगी। उन दोनों को आप जोड़ दो और उसका मीन निकाल दो, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? मोलिकन स्केल में हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मिल जाएगी। और जब हमने इस तरह से देखा तो मोलिकन स्केल से मिलने वाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और जो पाउलिंग की बॉन्ड एनर्जी स्केल से मिलने वाली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी, वो दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आई? सेम आई, है ना। और इनके अंदर अगर हम रिलेशन देखें तो वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन होता है, यहां नीचे लिख देता हूं मैं, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसको हम जैसे मुलिकन के साथ ये हम बोलते हैं कि साहब ये पाउलिंग का है मान लीजिए, तो यहाँ पी लिख देंगे, ठीक है। और ये 0.336 और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ मुलिकन्स माइनस 0.615। इसको चलिए इस वाले ब्रैकेट। तो इस रिलेशन से पाउलिंग और जो हमारे पास में मुलिकन स्केल से मिलने वाला जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था उसको हम रिलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास में एक मेथड था जिस मेथड से हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज को निकाला। इसी तरह से एक मेथड और था जो ऑलरेड रोशो ने दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक अप्रोच के बेस पर। तो एक और हमारे पास में मेथड है जिसे हम बोलते हैं, जो दिया था ऑलरेड एंड रोशो। ये इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अब देखो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो दोनों
कैसा अट्रैक्शन है, क्योंकि वहां पर अपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं ये, और अपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के बीच में एक तरह का क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। तो ये इन्होंने एक अप्रोच लगाया 1958 में, ठीक है। और इन्होंने जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी उसका एक फार्मूला दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, ऑलरेड रोशो, AR हम यहाँ पर जैसे मोलिकन में हमने यहाँ M लिखा है, पॉलिंग का हमने P लिखा है, तो ऑलरेड रेशो के लिए रोशो के लिए हम AR लिख देते हैं। तो इसके लिए इन्होंने फार्मूला दिया कि ये Z और स्टार E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब Z स्टार आपको पता ही है, या Z इफेक्टिव आप इसको बोल सकते हो। तो Z इफेक्टिव या Z स्टार ये किसके इक्वल है, Z माइनस सिग्मा। ये आपने स्लेटर्स रूल से सिग्मा की वैल्यू निकाल करके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना सीखा हुआ है। तो यहां पर Z जो है वो एटॉमिक नंबर है, और सिग्मा जो है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट आप निकालते हो, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट स्लेटर्स रूल से। और जो E आया है इसमें, ये E क्या है, E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्या है R, R जो है वो है कोवेलेंट रेडियस, R जो है क्या है, कोवेलेंट रेडियस, कि जो भी मॉलिक्यूल हमने लिया हुआ है वहां पर कोवेलेंट रेडियस निकालना हमने सीखा हुआ है ना। और ये सारी आ गई वैल्यूज। और ये Z इफेक्टिव, ये Z स्टार जो है उसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज है जो इस फॉर्मूले में यूज हुई हैं, और इन वैल्यूज को आप यहां पर पुट करो और क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप निकाल सकते हो। अच्छा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी कई एप्लीकेशंस भी हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन है कि अगर आपके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है तो आप किन किन चीजों का पता लगा सकते हो या बता सकते हो कि हाँ। तो देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आपको मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में बताती है, क्योंकि जितना अगर आप यहां पर देखो तो आप देखोगे कि मेटेलिक कैरेक्टर कहाँ ज्यादा होता है, मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ किसी ग्रुप में आते हैं, क्योंकि वहां पर आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को वो रिमूव कर सकता है। तो यहां पर भी आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी की वैल्यू अगर कम होती है तो इसका इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन को वो कम अट्रैक्ट कर पाता है, और कम अट्रैक्ट कर पाता है तो मेटेलिक कैरेक्टर उसका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है ना। तो आप यहां पर बता सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू अगर स्मॉलर होती है या कम होती है तो वो जो एलिमेंट है वो मेटल की तरह बिहेव करता है। ओके, इसी तरह से एक आप बता सकते हो कि उसका आयनिक वो जो कंपाउंड आपने लिया हुआ है वो कंपाउंड प्योरली आयनिक है या उसमें पार्शियल आयनिक कैरेक्टर हैं या वो प्योरली कोवेलेंट है, उसके बारे में भी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू से बता सकते हो। तो मान लीजिए कि कोई भी एलिमेंट आपने लिया और दोनों एलिमेंट्स की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हमने ये H2 ले रखा है, ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर हम X से रिप्रेजेंट करें तो ये XA और दूसरा जो एटम है वो हमारे पास में XB, ये दोनों की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हमें क्या मिलती है, सेम होती है, तो जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड क्या होगा, वो प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड होगा जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है तो जो बॉन्ड हमें मिलता है वो कैसा मिलता है, वो पोलर कोवेलेंट मिलता है। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया था
कि अगर हमारे पास में हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो कोवेलेंट है, प्योरली कोवेलेंट। और अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन है तो क्या है, ये प्योरली कोवेलेंट नहीं है, मतलब कि कैसा है, पोलर कोवेलेंट है। पोलर कोवेलेंट क्यों, क्योंकि यहां पर ये जो क्लोरीन है इसको अगर हम कंपेयर करें तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा पुल कर लेगा, और ये जो हाइड्रोजन है इसके पास में इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, कम रहेंगे। तो इस वजह से इस बॉन्ड को हम पोलर कोवेलेंट